नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में वन मंत्री की अध्यक्षता में हुई वन विभाग की बड़ी बैठक। जनहित और पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस प्रत्याशियों का सीधा समर्थन। सपा राष्ट्रीय सचिव ने दी जानकारी। बोले, अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम कांग्रेस का कर रहे हैं समर्थन। हल्द्वानी में मानसून से पहले कई स्थानों पर आपदा से बचाव के लिए निर्माण कार्य जारी। नैनीताल डीएम ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों के लिए समय से पहले पूरा काम करने के दिए निर्देश। मसूरी में पेयजल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन का फटा वॉल्व। हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। मसूरी में देहरादून मार्ग पर गलौगी पावर हाउस के पास हुआ भूस्खलन। मार्ग बाधित होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। मसूरी से गढ़वाल संस्थानों की ओर से लोगों के लिए काटे गए पानी और सीवरेज के कनेक्शन। लोगों में भारी आक्रोश। किच्छा में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शव को कराया पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। हरिद्वार में लक्सर और रुड़की जीआरपी थाने की संयुक्त टीम ने फर्जी पुलिस वाले को किया गिरफ्तार। 3 चोरों की मोबाइल, फर्जी वर्दी और बैच को किया बरामद। रुड़की में हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार से कूदकर कार चालक ने बचाई अपनी जान। हरिद्वार में लेखपाल कानूनगो संघ के धरना प्रदर्शन लगातार जारी। कई अन्य संगठनों का मिला समर्थन। पुलिस की कार्यशाला पर उठा रहे सवाल। खबरों में रुक करेंगे आगे उत्तराखंड का, जहां इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भी भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख निर्धारित क्यों नहीं कर पाया है। वहीं इन सब को लेकर प्रदेश खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को 2024 के लिए मिली है और इसको लेकर लगातार सरकार विभाग दोनों काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर माह में हम संभावित मानते हैं कि यह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। विभाग की ओर से हर प्रकार की तैयारी है। यदि किसी 34 के 34 जो हमारे कमिटेड स्पोर्ट्स है जो होने हैं उसके लिए व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय के आसपास तैयार होते हैं, वो उसी समय तैयार किए जाएंगे। और मैं बहुत जल्द केंद्रीय खेल मंत्री जी से मैं मुलाकात करूंगी और निश्चित रूप से अपने यहाँ पे उत्तराखंड की इस तैयारी को लेकर उनके समक्ष यह विषय भी रखने का मेरा काम रहेगा, ताकि शीघ्र जो है भारतीय ओलंपिक संघ उत्तराखंड में दिन महीना इस बात का तय हो सके कि हम इस समय तत्समय में हम जो है राष्ट्रीय खेलों का राष्ट्रीय खेल किए जाएंगे। हम उस दिन का उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो डेट क्लियर हो। बाकी सरकार की अपनी संपूर्ण तैयारियां मैं आज यहाँ जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून के वन विभाग मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वन मंत्री संबोध उनियावाला ने की। इस दौरान जनहित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के साथ वनाग्नि को रोकने पर भी बात की गई। वहीं बैठक के बाद वन मंत्री संबोध उनियाल ने कहा कि हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। समसामयिक भी हैं, जनहित के भी हैं और कुल मिलाकर के पर्यावरण से संबंधित भी। जैसे अभी पहली बार हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में संशोधन किया और एक क्षेत्र जिसमें वन पंचायतों की जमीन पे उसको जड़ी बूटी की खेती के लिए अलाउ कर दिया था कि तो उसी को लेकर के कि 128 करोड़ का प्रोजेक्ट भी और एक बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड हमारा है उससे भी एक प्रोजेक्ट है जिन पे कार्रवाई की जानी है कि किस तरह से लोगों की आजीविका के लिए एक तो जो हमारे कई स्पीशीज हैं, चाहे वो सौंदर्य वाली हो या न्यूट्रिशन पावर्स वाली हो या
परफ्यूमरी उसमें हो। इनके जो हमारे यहाँ पौधे उपलब्ध हैं उनको लेकर के 15 वन पंचायतों में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाकर किस तरह उसकी प्रोसेस वैल्यू एडिशन पे काम किया जाए प्रोसेसिंग के माध्यम से, ताकि लोगों को आजीविका बने। इसके साथ साथ जो 628 करोड़ का बजट था उसको उसकी प्रगति को लेकर चर्चा भी साथ ही साथ। इसमें देखिए बहुत सारे मुद्दे थे, वन पंचायतों से संबंधित मुद्दे थे। वन पंचायत में जो जड़ी बूटी और हर्बल मिशन की जो योजना प्रारंभ हो रही है उसके बारे में था। साथ ही जो सलाहकार हैं वन मंत्री जी के, माननीय वन मंत्री जी के, उनका एक प्रस्तुतिकरण था कि कैसे हमारे वनों में जो फल पत्ती इत्यादि जो पैदा हो रही है उससे कैसे लोग आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगामी अभी हरेला के बारे में भी बात हुई और वृक्षारोपण सीजन आने वाला है हमारा, उसके बारे में बात हुई। तो कई मुद्दे थे जिन पे हमारा आज बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ और विभाग के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई। तो कई चीजें थी महत्वपूर्ण जिसपे आज बहुत अच्छा माननीय मंत्री जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो उधर प्रदेश में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना अब आसान नहीं होगा। दरअसल धामी सरकार ने बाहरी व्यक्ति की जमीन खरीदने को लेकर बड़ा फैसला किया है। बता दें कि हर बाहरी व्यक्ति को जो उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहता है उसका सत्यापन किया जाएगा, साथ ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। वहीं बीजेपी के नेता सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में लैंड जिहाद बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए एक अच्छा कदम है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पूर्व से ही लगातार उत्तराखंड की किसी भी प्रकार से डेमोक्रेसी परिवर्तित न हो और उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो किसी भी उसमें उत्तराखंड में उनको किसी प्रकार का उनको स्थान न मिले, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी कड़े निर्देश दिए गए थे। और अब भूमि की खरीद फरोख्त के लिए जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहेगा उसकी पहले आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उसको यहाँ पर जमीन मिल पाएगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जो आबो हवा है, जो यहाँ शांति प्रिय हमारा राज्य है, इसको बनाए रखने के लिए जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री ने लिया निश्चित रूप बहुत सराहनीय है और आगे अपराधियों पर भी नकेल इससे कसने वाली है। तो वहीं हल्द्वानी में पिछले साल बरसात से कुछ स्थानों पर भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद इस साल वहां बरसात से पहले ही आपदा से बचाव हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर डीएम वंदना ने इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव हैं, विभागों जो हमारे तहसीलों के अंतर्गत भी हैं और जनपद स्तर पर भी आपदा के कंट्रोल रूम है, उसमें सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ में जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की तैनाती करा ली गई है, उसके लिए भी विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। कोई भी समस्या आती है उसमें रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के लिए निर्देश दिए। जैसे नदी नाले रपटे होते, रामनगर है, चोरगलिया, इधर भी लोग बरसातों के दौरान भी पार करते हैं, उसको भी रोकना जरूरी है। धनगढ़ी और पनौद वाला एक जो नाला है उसमें तो ब्रिज का काम शुरू हो गया, वहाँ पर मैन पावर तैनात रहेगी। और जो अन्य नाले हैं जैसे शेर नाला है, सूर्या नाला है, उसमें भी हमने पुलिस को भी कहा है और संबंधित जो सड़क एजेंसी है उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी वहाँ पर आदमी की ड्यूटी लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की जो अचानक पानी आने से दुर्घटना होती है वो दुर्घटना ना हो पाए। तो वहीं नैनी झील, भीमताल और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के गिरते जल स्तर पर नैनीताल की डीएम वंदना ने चिंता भी जाहिर की है। दरअसल इस भीषण गर्मी में नैनीताल झील का जल स्तर इस 4 से 5 फीट नीचे गिर गया है। ऐसा ही कुछ हाल भीमताला झील का भी है। वहीं इसको लेकर डीएम वंदना ने कहा कि लंबे समय से बारिश का ना होना झीलों के जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। इस हालात को देखते हुए पूरे जिले में वर्षा जल राहग्रहण का काम चल रहा है। झीलों का भी और प्राकृतिक जल स्रोतों का भी जल स्तर गिरने के कारण सामने आए हैं। काफ़ी बड़ा ड्राई स्पेल रहा है, बहुत लंबे समय से बरसात भी नहीं हुई और इस बार जो तापमान है वो भी पूर्व की अपेक्षा, ये सारे आंकड़े आप लोगों के पास हैं, तो ये ज़्यादा है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। वर्षा जल संरक्षण का अभियान भी जनपद में चल रहा है और आगे हम इसको और तीव्रता से करेंगे। इसमें जो बड़ी निजी संपत्तियां हैं उनको भी वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोविज़न है उसको अनिवार्य करा जाएगा।
तो उधर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में वाइस एसोसिएशन की 29वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान शहीद के परिवार का सम्मान और उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया। इसके अलावा मेधावी बच्चों के सम्मान देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। ये आज जो हमने यहाँ पर ग्रुप सेंटर काठगोदाम सीआरपीएफ में एक सीआरपीएफ वाइफ्स एसोसिएशन करके संस्था है, जो सीआरपीएफ में जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है संस्था। इसका आज स्थापना दिवस था यहाँ पर, और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों ने, लेडीज़ ने भाग लिया, और इसके साथ में जो हमारे आसपास के जो शहीद परिवार हैं उनके शहीद परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया। जो इस तरह का कार्यक्रम हम कई बार करते रहते हैं, जिसमें हम अपने नज़दीक में जितने भी हमारे शहीद कार्मिक हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके घर पर भी जाते हैं और उनको यहाँ पर आकर भी सम्मानित करते हैं। ये हमारी एक परंपरा है। आज हमारा सीआरपीएफ का 29 कावा रेजिंग डे है, और हम इस उपलक्ष्य में क्या है, लेडीज़ लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों को आगे कुछ करना है तो वो हम प्रोत्साहित करते हैं उनको। अपने हम कावा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किसी को सिलाई सिखवाते हैं, किसी को ब्यूटिशियन कोर्स करवाते हैं, जिनके बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं, और अंदर हमारे पुस्तकालय है और सिलाई भी करती हैं। अभी इस बीच भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं, जिसमें एक तो हमने मेडिकल चेकअप करवाया था, गायनेकोलॉजिस्ट उसमें आई थी हमारी ब्रजला हॉस्पिटल से, और एक फिजिशियन आए थे। उसके अलावा हमने इन लोगों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवाया और कुकिंग कंपटीशन कराया जो लेडीज़ से रिलेटेड होता है, और हम लोग के काफ़ी काम यहाँ चलते रहते हैं। वेलफेयर का जितना हम लोगों से हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं, जो चीज़ हमसे नहीं हो सकती उसको हम दिल्ली तक पहुँचाते हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने जा रहा है। लंबे समय से सचिव नियोजन और मीनाक्षी सुंदरम समेत उद्योग से जुड़े अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और अब टाटा समूह द्वारा इसे मंजूरी भी मिल गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मुहिम चालू करी थी इन्वेस्टर समिट की, यहाँ पर वो अभी धरातल पर होती नजर आ रही है। इससे हमारे उत्तराखंड का और भी सर्वाधिक विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उत्तराखंड का जो एक हम लोग नारा लेकर चल रहे थे कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। और ये जो पलायन की समस्या का हम लोगों ने वादा किया था कि इसको दूर करेंगे, उस पर भी हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, इसी तरीके से प्लांट्स लगेंगे, कोई किसी चीज के कभी किसी चीज के, तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड का विकास होगा। तो वहीं आम और लीची जैसे गर्मी के फलों की पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों के किसानों की पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिया है, जिसके आधार पर पेटियों की पंजीकृत फर्म से बात करके कम से कम मूल्य पर मोबाइल उद्यान सशक्त केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। जो हमारे जो क्षेत्रीय निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक हैं, उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है, और डिमांड के आधार पर हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके, और जो कोरिलेटेड बॉक्स है जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं, वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान सशक्त केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट में पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और उससे उनका आम और लीची सेफ रहेगी और ठीक ढंग से मार्केट में पहुंच जाएगी। अच्छे हम लोगों ने बॉक्स कंपनियों से बनवाए हैं, उसको देख के काश्तकार बहुत खुश हैं और पेटियां ले रहे हैं, और उसमें अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको पैक करके मार्केट में भेज रहे हैं।
तो उधर उधम सिंह नगर में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग की ओर से अस्पताल, रेस्टोरेंट, होटल, बड़े गोदाम, फ्लैट पर फायर ऑडिट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत फायर की एनओसी और उपकरण पूरे ना होने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि विभाग पिछले 6 महीने से अब तक 100 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर चुका है। इंस्पेक्शन चल रहा है जिसमें हम हर तरह की ऑक्यूपेंसी का ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके पास फायर एनओसी है कि नहीं है। दूसरा, उनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनकी फैसिलिटी पे लगे हुए हैं कि नहीं। जिनके यहाँ मिलते हैं उनको ठीक है, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। जिनके यहाँ पे नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन हमने 100 के ऊपर नोटिस दे दिए। और अभी तक बहुत सारी ऐसी थे, क्योंकि जो हमारा ऑडिट का जो शेड्यूल है वो हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, कि जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, कबाड़ के गोदाम भी हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था और हमने पिछले हफ्ते ही सेकंड रिमाइंडर भेजा है। और अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आता या ये भी कंफर्म नहीं होता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे वो, तो फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा रिमाइंडर भेजेंगे उसमें हम सीधे एसडीएम साहब को कॉपी करेंगे और प्रशासन को भी हम अपने साथ लेके आएंगे कि वो एक्शन ले, ताकि वो ओनर को भी बुलाएं, फायर वालों को भी बुलाएं और वहाँ पे एक बेंच पे बैठ के ये फैसला हो कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे निकला जाए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरों के उस पार भी लगातार जारी है सिलसिला।